हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको आज शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव जी आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एसएससी एमटीएस क्लास को, मैथ्स की क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। फ्रेंड, आज हम पिछले साल का 6 जुलाई 2022 में शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। ठीक है फ्रेंड, ये पिछले साल का प्रीवियस ईयर का 6 जुलाई 2022 में सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चंस को आज मैं सॉल्व करूंगी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है फ्रेंड, पहला क्वेश्चन क्या है। एक निश्चित धन राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 12,000 रुपये और 8 वर्षों में 18,000 हो जाती है। इस प्रस्ताव पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी। दर मतलब हमें आर निकालना है। ठीक है फ्रेंड, क्या बोल रहा है वो। 8 वर्ष में कितनी हो रही है, 18,000। ठीक है फ्रेंड, और 5 वर्ष में कितनी हो रही है फ्रेंड, 12,000। यही हो रहा है ना। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसको कर दूँ, घटा देती हूँ तो कितना आएगा, 0 0 0। 12 में से 3,000 आ गया। अब 8 में 5 के 3 ईयर की, ये 3 वर्ष का कितना आ गया, 3,000 आ गया। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, 3 का हमारा SI है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है ये। ठीक है, साधारण ब्याज है। ठीक है, नहीं सॉरी फ्रेंड, 6 आएगा, 6,000 होगा। 12 में से 18 गए, 6,000 आएगा। ये 3 साल का मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला। सिंपल मतलब साधारण ब्याज। कैसे, अद्धे कन्फ्यूजन होगा कि ये कैसे आ गया, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो कैसे होगा। पहले का P प्लस 3 साल कितना, सॉरी कितना है, 8 साल का SI। ठीक है, बराबर कितना है, 18,000 है। P प्लस कितना, 5,000 का SI बराबर कितने का है, 12,000 का। ऐसे इसको सोल्व करूँगी, माइनस 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 कट गया। 3 का SI बराबर हो गया 6,000। वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे की है। उम्मीद है समझ में आएगा। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज। 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया, 6,000 हो गया। इस टाइप क्वेश्चन फ्रेंड आपने ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, अपने फॉर्मूले से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप इनको इतना समय दे सको। ठीक है, एडवांस मैथ ज़रूरी है। ठीक है, यदि 3 साल का मेरा सिंपल इंटरेस्ट SI 6,000 है तो एक एकड़ कितना होगा, एक साल कितना होगा, 6,000 बटा 3 हो 3 दूनी 6, कितना 2,000 आ गया। ठीक है, एक साल का कितना मिल गया मुझे सिंपल इंटरेस्ट 2,000 मिल गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, फॉर्मूला होता है SI 2,000 गुना P। ठीक है, P कितना है, 2,000 है, गुना R निकालना है। ठीक है, समय कितना, 1 साल है, बटा 100। ठीक है, इस 2,000 से ये 2,000 कर गया तो R बराबर 100% आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटा 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट भी यही है। अमाउंट में 2,000 है, रख दी वैल्यू और इसको सॉल्व कर दिया। ये सभी क्वेश्चन SSC MTS का पिछले साल का 6 जुलाई 2022 का शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 12.5 की छूट पर बेचने के बाद भी 15% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखो फ्रेंड, इसका ना एक रेशो होता है। MP मतलब मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य, अनुपात होता है किसके, C पे होता है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड, इसमें ना एक
एक ना वो होता है, इनका ना एक वो होता है, संबंध होता है, रिलेशनशिप होती क्या होती है। यहाँ पे एमपी में 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। और यहाँ पे होगा सीपी में हमेशा 100 प्लस डी होगा, डी मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट। ये रेशो होता है इनका। एमपी मतलब जब अंकित मूल्य होगा उसमें 100 में प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा, लॉस होगा तो घटेगा, ये प्लस माइनस है। प्रॉफिट होगा, लाभ होगा तो जुड़ेगा, हानि होगी तो घटेगा। कॉस्ट प्राइस में जो डिस्काउंट दिया तो छूट होती है वो 100 में से हमेशा घटती है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, इस पॉइंट को, इसको याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये इसका रिलेशनशिप होता है इन दोनों में। क्या बोल रहा है वो, किसी वस्तु में 12% 5 की छूट पर बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 15 जोड़ दिया। अनुपात डिस्काउंट कितना है 12.5, तो 100 में 12.5 को मैं घटा दूंगी, ठीक है, परसेंट है, ओके। तो 100 में 15 जोड़ेगा 115 होगा, ठीक है। अब 100 में से 12.5 को घटाऊंगी तो कितना होगा 87.5 होगा। घटाना भी बता देती हूँ मैं आपको, ये होगा, ठीक है। 10 में से गए 5, 9 में से 1 गए 7, 8 में से 9 में से 1 गया 8, दशमलव 1 के 1 की बात लग जाएगी, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दशमलव हटा के 0 लिख सकती हूँ, अब किससे कटेगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, कुछ गलत कर रही हूँ क्या, रुको 1 मिनट, नहीं इसको नहीं काटूंगी, सॉरी, इसको रहने दो, नहीं काट देते, चलो 5 दूनी 10, 5 कम 5, 6 7 8, 5 सत्ते 35, 5 5 25, ठीक है। मतलब रेशो ये 115 रेशो 175/2, ठीक है फ्रेंड, यही बनेगा। अब मैं इसको 5 से काट दूँ, आराम से कट जाता है, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 या 15, 5 5 5 5 25, नया रेशो कितने आएगा 23/35/2, यही बनेगा नया रेशो, ठीक है। आपको पता है जब भी ऊपर की संख्या हो तो जिससे कट रही है दोनों से उसको हम काट देते हैं, ठीक है। अब इसका बताइए ये 2 है, एलसीएम 2 आएगा तो ये 2 इधर जाएगा तो 46/35 होगा। 2 लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एलसीएम लोगे, इसका 1 है, एलसीएम लिया 2, 2 से 23 दूनी 46, ये 1 हो जाएगा 35 गुणा 1 35, नीचे का जो संख्या है उसको लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक। तो कितने का इसमें हमें वो मिल रहा है, कितने का लाभ मिल रहा है, 46 में से 35 के 11 का मिल रहा है, ठीक है। 11 में किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया था लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल बेसिक से सिखा रखा फ्रेंड, मैंने इस पर पूरी वीडियो बना रखी है, आप में जाके प्ले लिस्ट में मेरी चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने इसका लिंक दे रखा है, ठीक है। ठीक है, 11 का डिस्काउंट किस में मिलेगा 35 में मिलेगा ना फ्रेंड, तो 11 की चीज़ किस में मिलेगी 35 में मिलेगा, तो कितना होगा 11/35 होगा, यही होगा, ठीक है। तो 100 में कितना होगा 100 से गुना कर देंगे। उम्मीद है फ्रेंड समझ में आएगी। 11 का डिस्काउंट 35 में मिलेगा तो 100 में कितना होगा 100 से गुना कर देंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है। 220/7 काटेंगे तो दशमलव पूछा होगा आंसर, 7 या 21, 7 कम 7, 3 लगे दशमलव, 7 चौके 28, 2 हाथ लगा 0, 7 7 जो 7 21, तो आंसर आएगा आपका 31.43, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में, बस ये चीज़ याद रखना, इसका जो रिलेशनशिप ना इनकी जो
वो होता है संबंध है, ये होता है माध्य जो वो होता है अंकित मूल्य होता है, उसमें 100 में प्रॉफिट एंड लॉस जुड़ेगा या घटेगा, प्रॉफिट होगा जुड़ेगा, लॉस होगा तो घटेगा। सीपी में हमेशा डिस्काउंट 100 में से घटेगा, बस ये चीज़ याद रखना, बस इसी पर ही सब कुछ होगा। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि लाभ और हानि हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस में निकलते हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी मतलब क्रय मूल्य पर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजन ने श्याम को 20% के लाभ पर एक वस्तु बेची, श्याम ने इसे 10% हानि पर मोहन को बेच दिया, ठीक है, जबकि मोहन ने इसे रतन को 12.5 के रूप में लाभ पर बेच दिया, ठीक है, मतलब इन्होंने सबको एक दूसरे को बेच के लाभ पे बेच दिया है, ठीक है, जबकि मोहन ने इसे रतन को 12.5 के लाभ पर बेच दिया। यदि रतन ने वो वस्तु 1215 रुपये में खरीदी तो राजन के किस मूल्य पर खरीदी है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बच्चे जहाँ पे गलती करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, जो भी पहले जो मैं लाभ दे रखा हूँ ना, उसको ना पहले भिन्न के रूप में चेंज कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी वो भिन्न के रूप में दे रखे हो ना, जो प्रतिशत के रूप में दे रखे, परसेंट के रूप में दे रखे, उसको भिन्न के रूप में 1/120 का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 1/10 का मतलब क्या होता है, 1/10 होगा। यहाँ पे तो लाभ हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है, और 5.5 में लाभ हो रहा है। 5.5 का मतलब क्या हुआ है, 1/8। इसको यही तो हुआ ना, 12 सही 1/5 हुआ ना। इसको 12.5 को मैं ये लिख सकती हूँ 12 से 1/5, ठीक है फ्रेंड, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया, ये क्या और यहाँ भी लाभ हो रहा है। ओके, समझ में आ गया। आपको पता ना प्रतिशत को हटा दो, 1/100 करूँ 20/100, तो मैंने इस तरह से लिया, ये किया है मैंने। उम्मीद है आपको लाभ, आपको परसेंटेज सोल्व करना चाहिए। परसेंटेज का चिन्ह जब भी हटता है तो 1/100 होता है, बस परसेंटेज 1/100 किया और उसको हल किया, बस और कुछ नहीं किया मैंने। जितना आयोग आपको आता होगा। और देखो, 20% में लाभ हुआ था, 10% में हानि हुई थी, और 12.5 में लाभ हुआ था, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, ए गुना, मैंने क्या करा, मैंने जो मूल्य है ना, मैंने उसको ए मान लिया है, गुना कितना हुआ, 1/5 का लाभ हुआ था, मतलब उसका मतलब क्या, 6/5 हुआ, ठीक है। हानि हुई तो कितना हुआ, 9/10 हुआ, ठीक है। लाभ हुआ 9/8 हुआ। आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ रही, और किसके बराबर है, कितने रुपए के बराबर है, 1215। आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि मैम पहले कहीं पे जोड़ रही है, कहीं पे घटा रही है, कहीं पे जोड़ रही है, कहीं पे घटा रही है। ये चीज़ में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड। जब भी आपसे कोई चीज़ लाभ की बात की जाए ना, वहाँ पे नीचे से ऊपर की संख्या जुड़ेगी, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जो होगा उसमें हमेशा जुड़ेगा, ठीक है। हानि होगी तो हमेशा घटेगा, एक चीज़ को पॉइंट को ध्यान रखना। देखो, यदि प्रॉफिट होगा तो जुड़ेगा, लॉस होगा तो घटेगा, हर में से अंश को घटाऊंगे और जो आएगा वो ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, लाभ होगा तो नीचे की संख्या में ऊपर की संख्या जुड़ेगी, लेकिन नीचे वाली संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हानि होगी तो नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या घटेगी, ये चीज़ ध्यान रखना बस, और कुछ याद मत रखना चाहिए। सॉल्व करते हैं, 9 से 9 एकम 9, 3 9 27, 27 4 9 9 9 पंजे 45, कट गया। फिर 9 से काटती हूँ, 9 एकम 9, 4 9 पंजे 45, ठीक है, यही होगा। अब क्या कटेगा, 2 3 6, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15,
ठीक है। ठीक है, 5 से 5 करिए। ठीक है, तो कितना आएगा, 200 गुना 5 बराबर आ गया 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1000 रुपये। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। बस इस चीज़ ये चीज़ ध्यान रखना, प्रॉफिट होगा जुड़ेगा, हानि होगी तो घटेगा, बस। और सब कैलकुलेशन का खेल है बस, और कुछ नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। यदि कोई दिक्कत है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है शिवरात्रि सबकी अच्छी चल रही है फ्रेंड। भांग मत पीना ज़्यादा, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं भांग के, जब चढ़ जाती है तो प्रसाद के रूप में ही खाना उसको। देखो, स्मिथर्स और होमर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5 है। 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष होगी। 8 वर्ष बाद स्मिथर्स की आयु कितनी है। ठीक है फ्रेंड, देखो ये स्मिथर है, ये होमर है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, उसका अनुपात कितना है, 3:5 है। यही बोला उसने बोला है 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 है। ठीक है, 7 वर्ष बाद, ठीक है, 7 वर्ष बाद होमर की आयु कितनी है फ्रेंड, 42 है। तो वर्तमान में आयु कितनी होगी उसकी, होमर की। यदि मैं 42 में से 7 घटा दूंगी, कितना आएगा, ये 35 आएगा। ये मेरे को वर्तमान आयु मिल जाएगी होमर की। ये होमर की वर्तमान मुझे आयु मिल गई है। ठीक है, इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया। होमर की वर्तमान आयु कितनी होगी, 35, क्योंकि उसने बोला 7 साल बाद, मतलब आने फ्यूचर की बताई उसने। तो मैं 7 घटा दूँ तो उनको वर्तमान आयु निकल जाएगी। किस पे निकलेगी, इस 5 पे निकलेगी। 5 में 35 है। ठीक है, 5 में 35 है। ध्यान से समझे चीज़ को। यदि होमर की आयु 35 है, ठीक है, 5 साल बाद 7 साल में वर्तमान आयु होमर की 35 है, तो स्मिथ की 3 साल में कितनी होगी, 35/5 गुना 3 होगी कि नहीं होगी। इस चीज़ को ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, देखो यदि होमर की आयु वर्तमान 35 है, तो एक में कितनी होगी, यहाँ पे 35/5 होगी। तो जो स्मिथर्स है उसके 3 साल में कितनी होगी, 35/3 गुना 3 हो जाएगी। 5 7 35 कितनी होगी, 21 होगी। 21 वर्ष किसकी आयु है, ये आई है स्मिथर्स सॉरी फ्रेंड, बोलने में थोड़ी हो रही है, सीमथस की। ठीक है फ्रेंड, आंसर यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है। उसने क्या बोला है, 8 वर्ष बाद स्मिथर्स की आयु कितनी होगी, 8 साल बाद मतलब उसमें जोड़ेंगे तो 8 वर्ष बाद कितनी होगी उसकी आयु, 21 + 8 = 29 वर्ष होगी। ठीक है फ्रेंड, उसने बाद बोला है, यदि पहले पूछता तो घटाते, बाद है तो उसको जोड़ेंगे। तो 29 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। पेपर फ्रेंड इजी ही आएगा, टफ नहीं आएगा। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ यदि 20 क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, लेकिन 16-17 क्वेश्चन बहुत इजी ही आएंगे, टफ नहीं होगा। टायर 1 में पेपर इजी ही आता है, टायर 2 में वो थोड़ा टफ आता है, थोड़ा सा टफ आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आता तो थोड़ा सा टफ आएगा। ठीक है फ्रेंड, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान एक ऑटो रिक्शा 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है फ्रेंड, उसने क्या बोला, 42 किलोमीटर की चाल से एक ऑटो की 14 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। सीधा फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल बटा समय, यही होगा ना। 42, देखो इस चीज़ का ध्यान रखना,
ये मिनट में है, ये घंटे में है और आंसर किलोमीटर में पूछा गया है। तो आपने क्या करना है, जो ये 14 मिनट है उसको मैं घंटे में चेंज कर दूँ। घंटे में क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। देखो ये है किलोमीटर, इसका प्रति घंटा बटा घंटा इसका हो जाएगा। इस घंटे से ये घंटा कट गया। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसका 42 का किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 से भाग दिया, मिनट को मैंने घंटे में कर दिया तो बटे घंटा, घंटे से घंटा कट गया। अब इसको काटते हैं। ठीक है फ्रेंड, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। कितना हो जाएगा, 49/5। 5 दिन 45.0, 5 अट्ठे 40, 0। तो 9.8 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड पिछले साल के क्वेश्चन क्लेरियो में है। इसको हमेशा 6 जुलाई 2022 का सिर्फ 2 के क्वेश्चन लिए हैं मेरे सारे 20 क्वेश्चन जो है। ठीक है, रमन एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। सनम उस और रमन मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि रमन और अमन मिलकर उसे 4 दिनों में कर सकते हैं। सनम अकेले उस कार्य को कितने दिन में, कितना समय लगेगा। ठीक है, टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, कार्य और समय का। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है फ्रेंड अलग से। आप चाहे यदि आप इसको बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझना चाहते हो तो आप मेरे को प्ले लिस्ट में जाके, या मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप बिल्कुल बेसिक से भी सीख सकते हो उसको। मैं आपको पहले भी और हमेशा बोलती हूँ कि फ्रेंड कभी भी कोई भी चीज़ को करने के लिए अपना बेसिक पॉइंट क्लियर कीजिए। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बेसिक पॉइंट क्लियर, जैसे कोई घर होता है, यदि उसकी नींव पक्की होगी तभी घर मजबूत बनेगा। यदि नींव ही कमज़ोर होगी तो घर पक्का नहीं होता है। इसी प्रकार किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करो तो सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। रमन कितना करता है, 8 दिन में करता है। सनम और अमन कितने दिन में कर रहा है उस कार्य को, 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, ठीक है, रमन और अमन कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है। आपको पता है इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना, 24 आ गया। एक का कार्य कितना होगा, 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 6 होगा। कैसे निकालते हैं, बस आपने जाना इस संख्या को इससे भाग दीजिए, उसका एक दिन का कार्य निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब ध्यान से समझना, टोटल हमारी तो कार्य दक्षता कितनी है, 24 है। ठीक है फ्रेंड, 24 है। ओके फ्रेंड, 24 है ना। अब उसने क्या बोला है, सनम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है फ्रेंड, अब सनम कार्य कितने दिन में करेगा उसको अब देखते हैं हम इसको, इस टाइप को कैसे सोल्व किया जाता है। कितने दिन में करेगा सनम, वो रमन 8 में कर रहा है, सनम और रमन कितने दिन में, 4 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से अमन कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा ना फिर 4 दिन में करेगा यहाँ से। तो यहाँ से सनम कितने दिन में करेगा, ठीक है, यहाँ से एक दिन का, देखो यहाँ पे रमन एक दिन का कार्य 3 है, रमन और अमन का 6 है। तो यहाँ से रमन एक दिन में कितना काम कार्य करेगा, 3 दिन में करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से सनम कितने दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा। आया समझ में, अब दिखा देती हूँ मैं कैसे। देखो रमन एक में 3 कर रहा है, सनम और अमन एक में 4 कर रहे हैं। रमन और अमन एक में कितना कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ से अमन का कार्य कितना, 1 दिन का होगा। तो यहाँ से फिर 1 दिन का कार्य होगा, ये पे 6 था, 6। अमन का यहाँ से कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, 6 होगा। यहाँ से 6 होते, यहाँ से सनम का वर्ग कितना निकलेगा, सनम का वर्ग कितना निकलेगा, 4 - 3। सनम का कार्य एक दिन होगा, 1 दिन होगा, किस में होगा, उसकी कार्य दक्षता में होगा फ्रेंड। तो 24 में से 1 को भाग देंगे तो 24 दिन होगा।
उम्मीद है समझ में होगा किस प्रकार से। देखो रमन 3 दिन में कर रहा है, रमन और अमन 6 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से मैं अमन का कार्य निकालूंगी तो अमन का 1 दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 6 में से 3 घटा दूंगी तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी रमन की, ठीक है। तो 3 + a = 6 की होगा, यहाँ पे अमन की भी 3 आ जाएगी। अब मैं यहाँ से मैं सनम की निकालूंगी तो कितना, सनम में 3 = 4 की, तो सनम कितना हो जाएगा, 4 - 3 सनम = 1 की हो जाएगा। अब इस 1 दिन का ही तो कार्य उसने पूछा है, कितना समय लगेगा ए अकेला, तो ऐस का 24 डाल दे 10 तक, टोटल कार्य 24 है। 24 का सनम का कार्य 1 दिन का कार्य से भाग दे दूंगी, आंसर आपका आ जाएगा 24। 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड। बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से समझा रही हूँ कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चाहे तो मैं इसको सीधा आपको बोल सकती थी कि हाँ 1 दिन का कार्य इतना, मैं सीधा सीधा कर सकती थी, लेकिन मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये 1 कहाँ से आया, वो मैंने आपको बता दी कि 1 कहाँ से आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 296 का 20% का 30% बराबर 480 के 5% के 50% का 40%, ठीक है। जब भी के का बीच में आ जाए ना, गुने का चिन्ह लगाना है बस। 996 20% हटाया 100 बटा 30% बटा 100 बराबर 480 का 5/100 गुना 50/100। ये चीज़ तो आपको पता होगी, का और के का मतलब बीच में गुना होता है, ठीक है। और जब भी प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं तो नीचे 100 लिखा जाता है। इस 100 से ये 100 कट गया, इस 100 से ये 100 कट गया, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16 से 1 14 कम 14 दूनी 28 29, ये इससे 2 बार कटेगा, ठीक है, ठीक है। ये मुझे तो लगता है कुछ से कटेगा अब शायद, 1 सेकंड देख लेती हूँ। और कुछ 40% तो रह गया, 40/100 तो रह ही गया, ये तो मैं भूल ही गई थी। 50 दूनी 100, ठीक है, कट गया, जो कुछ कटना काट दिया, हाँ काट दिया। कुछ और भी देख लेते हूँ, कुछ कट रहा होगा तो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बराबर आ जाएगा 5 × 10 50, और ये 3 इसके भाग में जाएगा, 50/3 इसका राइट आंसर है, यही है। दशमलव में पूछते तो दशमलव में सॉल्व करते थे, भाग में पूछा बटे में इसका आंसर आ गया, ठीक है। जब भी आप इस टाइप क्वेश्चन पूछ ले जाए ना, बस कुछ नहीं करना, गुना लगाना है, प्रतिशत हटाना है, नीचे 100 लगा देना, बस गुना भाग करना है, आंसर आपके हाथ में। इस टाइप के क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना फ्रेंड जो कि कैलकुलेशन बेस होते हैं, इसलिए अपने कैलकुलेशन को थोड़ा मजबूत बनाना। पहले बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से करना, छोटी सी गलती ना क्वेश्चन गलत कर देती है। कैलकुलेशन पार्ट भी बहुत ज़रूरी है इस टाइम में, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक दीवार का आयतन जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 6 गुना है और लंबाई उसकी आधी ऊंचाई है, 23,958 सेंटीमीटर क्यूब दीवार की ऊंचाई क्या है। दीवार है, ठीक है, ये दीवार की लंबाई है, ये दीवार की चौड़ाई है, ये उसकी ऊंचाई है, मतलब ये L है, ये H है, सॉरी ये B है और ये H है, ठीक है। अब मैंने क्या करती हूँ, इसमें जो मैंने उसकी ऊंचाई निकालनी ना, मैं उसको x मान लेती हूँ। जो चीज़ मुझे निकालनी है मैंने उसको x मान लिया। तो उसने क्या बोला, दीवार का आयतन जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 6 गुना है, चौड़ाई से 6 गुना है, तो उसकी ऊंचाई इसकी उससे 6 गुना है, तो 6x हो गया। और उसकी लंबाई उसकी आधी से ऊंचाई है, ठीक है। क्या बोला है, उसकी, ध्यान से समझना, लंबाई उसकी आधी ऊंचाई है, आधी ऊंचाई मतलब इसका आधा है, तो 2 3 6, तो इसका 3x होगा। यहाँ पे 3/2 मत लिख के आना, या 1/2 मत करके आना इसको। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, 1/2 मत लिखना, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, लंबाई उसकी आधी ऊंचाई है, मतलब ऊंचाई की आधी है लंबाई, ठीक है। दीवार का आयतन, दीवार आपको पता है
सर्कुलर की उसमें होती है। तो दीवार का आयतन क्या होता है? दीवार का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन बराबर होता है, दीवार का आयतन जब भी आपसे पूछ लिया जाए तो दीवार का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, आयतन कितना देखा? 2358 बराबर लंबाई कितनी है? 3x प्लस चौड़ाई x प्लस 6x, यही होगा। ठीक है, अब देखते हैं, काट पीट करना शुरू करते हैं। 3 से काटो से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 2 3 निम्न 27, 2 25, 3 सत्ते 8 24, 1 3 6 18। 6 से काट के देखो सो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 एकम 6। तो x x x क्यूब बराबर हो गया 1331। और आपको पता है ये 11 का घन होता है। ओह सॉरी फ्रेंड, कॉपी चलेगी। तो 11 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, कैलकुलेशन का खेल था और कुछ नहीं था। दीवार का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, भाषा को समझना पहले क्वेश्चन की, फिर उसको करना। 1/2 मत करके आना, नहीं तो गलत हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, सब बस समझने का खेल है। जितनी जल्दी आप कुछ समझ पाओगे क्वेश्चंस को, उतनी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखा, वाइन की एक बोतल का क्रय मूल्य 660 रुपये है। यदि वाइन की बोतल को 20% की हानि पर बेचा जाता है, इसकी बिक्री से होने वाली हानि का अभिहित धनराशि क्या है? ठीक है, देखो आधे बच्चे तो क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, और आधे क्वेश्चन तो इतना दिमाग लगाते हैं ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे फिर वो करोगे, इतना इसमें होगा नहीं। दो लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का। कैसे, क्या बोला? 660 का बोतल का क्रय मूल्य है, 20% की हानि है, 20/100 कर देना इसमें। बस इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए ना, कभी भी आप वहाँ पे 160/80/100 मत करके आना यहाँ पे। ये मेथड बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने बोला है वाइन की बोतल 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका बिक्री पे होने वाली हानि की अभिहित धनराशि ज्ञात करनी है। यदि ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपसे पूछता है कि विक्रय मूल्य कितना होगा या क्रय मूल्य कितना होगा, या लाभ प्रतिशत बताइए या हानि प्रतिशत निकालिए, तब इस चीज़ को हम आप सॉल्व करते हैं। इस चीज़ का बेसिक चीज़ हमेशा याद रखना फ्रेंड। इस चीज़ का 0 से 0 करिए, 0 से 0 करिए, 6 दूनी 12, 12 1 13, 132 रुपये है। बस 2 लाइन का क्वेश्चन था, इसको तो आप सोल्व भी नहीं करो, देख के इसको सोल्व कर सकते हो आप। बच्चे जो गलती भी करके ना, वो भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ये चीज़ गलती मत करके आना कभी भी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 162 अनुपाते x समानुपाती x अनुपाते 338 है, तो x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड, इसका देखो 2 तरीके होते हैं। या आप इसको लिखे, बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होता है अंदर वाले पदों का गुणनफल। ठीक है, या आप इसको क्या करना है, जो संख्या ऐसे है उस बटे में लिख के बराबर कर दो। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, या आपने इस संख्या बटे ये संख्या बराबर ये वाली संख्या ये संख्या ऐसे कर लीजिए। या आप इस करके बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर होगा बाहर वाले 162 338 बराबर x गुना x, दोनों से ऐसे ही सोल्व होगा ये। या आप ऐसे सोल्व कर लीजिए या आप इसको ऐसे सोल्व कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, देखो फ्रेंड, बात घूम फिर के यहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो फ्रेंड इनकी गुना करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि मैं इसको छोटे संख्या में लिख दूँ। कैसे? 162 को 2 गुना 81 करो, कर सकती हूँ। मतलब ऐसे गुणनखंड करना जिसका यहाँ भी हो और यहाँ भी बने
और जो दूसरी संख्या ऐसी हो जो अंडर रूट से बाहर भी आ जाए। ठीक है, और इसको क्या रख सकती हूँ मैं, 2 गुना 169 लिख सकती हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप ऐसे गुणनखंड करना जो यहाँ भी हो यहाँ भी, पहली संख्या दोनों से कॉमन लेके बाहर आ जाए और दूसरी संख्या ऐसी हो जिनके अंडर रूट से बाहर आए। देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स बराबर कितना अंडर रूट हो जाएगा 2 गुना 81 गुना 2 गुना 69। ये दो में से 2 बाहर आ गया। 81 9 का होता है, 169 13 का होता है। 13 दूनी 26 गुना 9, 9 छिके 54, 5 9 दूनी 18 और 23 234। कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। कभी कभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं ना जिसमें कैलकुलेशन पार्ट दिया पूछ लिया जाता है, इसलिए कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना अपनी। ठीक है फ्रेंड, कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है इन मैथ्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? आपको पता है आरंभिक प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक पूछिए? 60 तक पूछिए। जब भी फ्रेंड देखो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो इन बीच के अंदर कितने का? 1 का है, 1 का है, 1 का है, 1 का है। 59 से पहले कि 59 होगा, इनका भी 1 का। जब आपसे कोई इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिनका अंतर सेम सेम हो, ठीक है, ऐसी सीरीज बने जिनके बीच का अंतर 1 हो, प्राकृतिक संख्याएं बन जाए और उनके बीच का डिफरेंस मतलब अंतर है बिल्कुल सेम सेम का हो, 1 1 1 का चल रहा है, उसका फॉर्मूला होता है पहली फर्स्ट टर्म प्लस की लास्ट टर्म, मतलब पहली संख्या प्लस का लास्ट संख्या बटा 2 होता है। सीधा आपने बिना सोचे समझे ऐसे करना है। ये तब लगेगा जब इन बीच के अंतर सेम सेम हो रहा हो, नहीं होगा तो नहीं लगाना ये क्वेश्चन। तो पहले 1 प्लस 60 बटा 2, 61 बटा 2, 2 तिया 6 दशमलव 2 पंजे 10, नहीं सॉरी गलती हो गया, 2 तिया 6 नहीं जाएगा, 0 लगाऊंगी, 2 पंजे 10, 3.5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको मैं बता दी एक चीज़ और बताती हूँ फ्रेंड। देखो मैंने यहाँ पे 0 क्यों लगा, आधे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पे 0 क्यों लगा। जब कोई 2 ऐसी संख्या दे रखी हो जो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं वो पूरी पूरी कट रही हो और वो नीचे वाली संख्या उससे आगे संख्या छोड़ एक सिंगल नंबर बच रहा हो, तो वहाँ पे 0 लगाई जाती है जब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, और उसके पहला नंबर एक नंबर बचे जो कि उससे छोटा हो भाग देने संख्या से, तो वहाँ पे हमेशा 0 लगाई जाती है। ये चीज़ बहुत से बच्चों को पता नहीं होती है, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करी कि 0 क्यों लगाई जाती है। देखो ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो चुका है और जो आगे वाली संख्या है वो 2 से छोटी है, इसलिए बीच में 0 पहले लगेगी फिर पॉइंट लगेगा। ठीक है, आधे बच्चों को तो पता भी नहीं चलता कि 0 क्यों लगाते हैं। ठीक है, यदि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3.5 होता है ना, 100% श्योर है कि बच्चे 3.5 में सही लगा के आते हैं, ना कि 3.5 में। फिर बच्चे कहते हैं कि हमने तो सही किया था, हमारा मार्क्स क्यों कट गया, इस रीजन से करते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में आएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ समझाती हूँ। यदि मैं आपको कोशिश करवा रही हूँ ना तो साथ साथ में मैं आपको रीज़न भी बताऊँगी कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है फ्रेंड, यदि p बराबर 2 की पावर 8 गुना 3 की घात 5, q बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 4 और r बराबर 3 की घात 5 गुना 2 की घात 7, तो p q r का महत्तम समावर्तक क्या है? जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, आपने ना बिना सोचे समझे आग बंद करके, देखो एलसीएम में जो होता है तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है ना उसको लेते हैं, लेकिन जब आपसे महत्तम समावर्तक पूछा जाए HCF, जिसकी पावर सबसे छोटी होगी ना तीनों में, वो आपका राइट आंसर होगा। ये 2008 है, ये 2003 है, ये
ये 2 की घात 7 है। सबसे छोटी पावर कितनी है? 2 की घात 3 है, 2 की घात 3, 3 की घात 5 है, 3 की घात 4 है, 3 की घात 5 है। छोटी संख्या कौन सी? 3 की घात 4। बस ये आपका आंसर आ गया। एलसीएम पूछते हैं आपसे, ये ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे एलसीएम पूछते ना, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, 2 की घात 8 है ज़्यादा और 3 की घात 5 है, तब ये राइट आंसर होता। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में। एलसीएम में बड़ी पावर, एचसीएफ में छोटी पावर। ठीक है, एचसीएफ में छोटी, एलसीएम में बड़ी पावर, मतलब जो घात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा? 1 से 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दशमलव के बाद एक स्थान तक पूर्णांकित हो, मतलब एक स्थान के बाद निकालना है। देखो फ्रेंड, इसके ना 2 तरीके हैं, या आप इसको रट लो। जब भी आपसे 1 से लेकर 50 तक की सभी अभाज्य संख्या पूछ ली जाए ना, बिना सोचे समझे, आँख बंद करके ऑप्शन नंबर 21.9 आंसर लिख के आ जाना, बिना सोचे समझे। रट लो। 2 तरीके हैं इसके, या सॉल्व करो या रट लो। लेकिन फ्रेंड, यदि आपसे आगे पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 100 तक बताइए, 50 से लेके 100 तक बताइए, 60 से लेके 90 तक बताइए, तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ उसको निकालने की। ठीक है, लेकिन आपसे 1 से 50 तक पूछ लिया जाए तो बिना सोचे समझे आपने 21.9 में सही लगा के आ जाना है। ठीक है, अब मैं आपकी ट्रिक भी बताती हूँ। ट्रिक क्यों बता रही हूँ? ज़रूरी नहीं है कि यदि आपसे कोई 20 से लेके 40 तक पूछ ले, 40 से लेके 90 तक पूछ ले अभाज्य संख्याएं, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे फ्रेंड? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है, यही होती है। पहली संख्या शुरू करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13। वो संख्या जो आप सोच रहे होंगे 16 भी विभाजित होती है, 17 नहीं होती, 19, 23, 23 हो गया, 29, 31, 37 और 41 और 43 और 47। यही होती है अभाज्य संख्या जो अपने अलावा किसी और से नहीं करती। 45 क्यों लिया? 5 से कट जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आपको? ठीक है फ्रेंड, देखो आधे दिमाग तो इतने होशियार होते हैं, क्या करेंगे? पहला नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे और ये आ जाए। लेकिन फ्रेंड 29/2 को 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 24.5 आएगा। ठीक है, ये तो ट्रिक काम ही नहीं आएगी। ये ट्रिक तब काम आती है जब इनका बीच का डिफरेंस सेम होता, तब ये टेक्निक काम आती है। इसका तरीका क्या होता है सॉल्व करने का? इन सभी संख्याओं को आप जोड़ दो। 2, 3, 5, 10, 17, 28, इनको सबको आप जोड़ोगे ना, इन सबको जोड़ के आपको आएगा, ठीक है, इन सबको आप जोड़ोगे तो 328 आएगा जोड़ के। और नंबर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 15 संख्या, जितनी संख्या उससे भाग दीजिए। जो जितनी संख्या है ना, जितनी भी संख्या है उनको जोड़ दो और टोटल जितने नंबर है उसको हमें उससे भाग दे देना है बस। 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30, 28, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 5, 9, 15 छिक्के 15 के 15 में 100, ये 21.9 इसका राइट आंसर होगा। ऐसे करना है फ्रेंड इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जहाँ बच्चे गलती करते हैं और किस तरह उसको सॉल्व करना है फ्रेंड। ठीक है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी?
18 9 229 292 गुना 73/144 गुना क्वेश्चन मार्क बराबर 19 के। ठीक है फ्रेंड, शुरू करती हूँ। 18/192 73 गुना 144 तो परसेंट के यहाँ पे बराबर 19 के। सॉल्व करना शुरू करती हूँ। 6 से काटूँ, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 18, 3 8 24। ठीक है, 23 4 बार कटेगा, नहीं 23 4 12 60 29, ये इससे 4 बार कटेगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा 19 गुना 4 गुना 8। ठीक है, तो 19 दूनी 32, 19 दूनी 38 का 3, 19 57 और 0 60, 608 है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक राशि 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनी दोगुनी हो जाती है? ठीक है, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर कितने वर्ष की अपनी दोगुनी हो जाती है? ठीक है फ्रेंड, नेचुरली सी बात है, यदि 1 वर्ष की तभी तो 200 वर्ष होगा, दुगुनी 1 होगा तभी तो दुगुनी होगी ना। दुगुनी कब होगी? जब यहाँ पे 1 होगा तभी मैं 200 गुना करूँगी तभी तो दुगुनी होगी। होगी क्या नहीं होगी फ्रेंड, एक चीज़ आप बताइए। जब कोई राशि 1 होगी तभी तो उसकी दुगुनी 2 होगी ना, यहाँ पे तभी तो दुगुनी होगी ना फ्रेंड्स। चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? एक धनराशि 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में अपनी दुगनी होगी? अपनी दुगनी तभी होगी तब 1 होगी तभी तो दुगनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का ब्याज लग रहा है? 1 का लग रहा है, 1 का ब्याज लग रहा है। तो ब्याज 1 का लग रहा है तो हमें कितना देगा? ब्याज 1 है, साधारण ब्याज 1 है। अमाउंट कितना? 1 है। दर कितने? 10 है। और टी हमें निकालना है बटा 100। 10 से 10 कट गया, टी बराबर 10 वर्ष आ गया। 1 सेकंड नहीं लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एस की 20% का 15% बराबर 126 है तो एस का मान ज्ञात कीजिए। के का मतलब गुना होता है, 20% बटा 100 होगा, का 15/100 बराबर 126 दे रखा है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया, कुछ रह गया और 3 बार कटेगा ये, सॉरी 15 है ना, 5 के 15, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 गुना 100 बराबर एस बराबर 4200 आ गया। इतना बताओ, इससे इजी क्या चाहिए पेपर में? आपको पेपर सेम ये इसी टाइप का आएगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा फ्रेंड, ये भी गारंटी दे रही हूँ। यदि आप रोज़ मेरी प्रैक्टिस टेस्ट को, रोज़ मेरी क्लासेस को अटेंड करते हो ना फ्रेंड, पेपर इसी से गारंटी देती हूँ। पेपर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ गया ना तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि एक अर्धगोलाकार कटोरे के शीर्ष का परिधि 44 mm है तो उसके कटोरे का शीर्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लेना है। ठीक है, आपको पता कोई कटोरा हमेशा ऐसे होता है, यही होगा अर्ध कटोरा, यही होता है, ये इसकी यहाँ पे त्रिज्या होती है, ऐसे ही होता है ना त्रिज्या। आपको पता है किस चीज़ परिधि की, एक अर्धगोला की परिधि क्या होती है? 2πr होता है फॉर्मूला उसका परिधि का। कितनी दे रखी? 44 दे रखी है। 2 गुना 22/7 त्रिज्या निकालनी है 44, 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया तो r बराबर 7 mm आ गया। ऑप्शन नंबर डी है। 2 लाइन बनी, 2 बिना, इसे तो आप बिना कॉपी के बिना पेन उठाए भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास के क्वेश्चन तो पक्के ही आते हैं। ठीक है, 1 भाग देना है 8 ऑफ 512 माइनस ब्रैकेट माइनस का 5 भाग 0.5 गुना 6। बोर्ड मास को आपको नियम पता होना चाहिए। बी बोर्ड मास, बी पहले बार होता है, बी बोर्ड ब्रैकेट होता है,
छोटा मंजिला बड़ा, ऑफ का मतलब ठीक है भाग, डिवाइडेड, ठीक है डिवाइडेड होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है एम, फिर मल्टीप्लिकेशन एम, सब्ट्रैक्शन माइनस घटाना, बी बोर्ड मास, इससे प्रोसेसिंग चलती है। बार है नहीं, ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1/8 हुआ, ऑफ का मतलब गुना होता है 512 माइनस, ठीक है माइनस का 5, ठीक है भाग है 1/05 होगा, ठीक है। अब इसको ध्यान समझना, इस दशमलव को हटाऊंगी यहाँ 10 हो जाएगा, गुना 6 यही होगा, ठीक है। तो 1/8 गुना 512 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो गया 5, ये 10 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 10/5 गुना 6, 5 दूनी 10 हो गया, यही होगा ना फ्रेंड, ठीक है। ये कितने 8 एकम 8, 8 चौका 48, 8 छक्के 6 पीछे 48, 48 के 48, 3 8 चौके 32, 64 प्लस 5 दूनी 10, 10 छक्के 60, तो कितना होगा 4, 124 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की आधी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, को पिघलाकर लोहे की छड़ की आधार की त्रिज्या की आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार ऐसी कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। आधे बच्चे तो मैं 100% बोल रही हूँ क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा होगा। आधे तो तुक्के मार के आएंगे, आधे छोड़ के आएंगे, आधे, इस चीज़ को समझना ध्यान से, ठीक है। उसने क्या बोला है, बेलनाकार, बेलनाकार मतलब सिलेंडर होता है, सिलेंडर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर, ठीक है। क्या बोल रहा है, वो छड़ जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की आधी त्रिज्या के बराबर है, मतलब h बराबर r के है, वो मैंने x मान लिया, सॉरी आधी नहीं है था, यहाँ पे गलती होगी फ्रेंड मेरे से, आधार की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी थी मेरे से, ठीक है। लोहे जो उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के बराबर है, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि मैंने नीचे जो गेंद है उसका मैंने लाइन यहाँ पे लिख दी थी, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई थी, आई एम रियली सॉरी फ्रेंड। यहाँ था कि उसकी ऊंचाई के आधार की त्रिज्या के बराबर है, तो h बराबर r के है, मैंने उसको x मान लिया। दूसरी लाइन पे क्या बोल रहा है, उसको पिघला कर एक गोलाकार बॉल बनाई गई है, ठीक है, गेंद बनाई गई है, ठीक है। वो क्या, लोहे की छड़ के आधार की त्रिज्या की आधी है, त्रिज्या मतलब उसकी आधी है, ये यही बोल रहा है, और त्रिज्या कितनी x है, तो मैं इसको x/2 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। यही चीज़ इसमें बोल रहा है ना कि पिघलाकर लोहे की छड़ के आधार की त्रिज्या आधी त्रिज्या के एक गोलाकार गेंदों के रूप में ढाली गई है, मतलब x/2 के रूप में ढाली गई है, क्योंकि मैंने वहाँ पे x लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड। आपको पता है बेलनाकार जो सिलेंडर होता है उसका आयतन क्या होता है, πr² h होता है, और जो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है, ठीक है। और उसमें से पूछा कि कितनी गेंद बनाई गई है, उस गेंद को मैंने n मान लिया, तो मैंने यहाँ पे n से गुना कर दी है, ठीक है फ्रेंड। n मैंने यहाँ पे क्या है, जो गेंद बनाई गई है, कितनी गेंद बनाई गई है, जो नंबर है उसको मैंने n ले लिया है, यहाँ पे n से गुना कर देना, ठीक है। पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता लूँ, ठीक है। r² है, r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x है, तो x² गुना x बराबर 4/3 x³ कितना है, x/2 है, यहाँ पे ये त्रिज्या थी ना, सॉरी त्रिज्या के बराबर थी,
यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, गेंद की त्रिज्या कितनी है, x/2 है, क्योंकि इसने यही बोला था ना कि पिघलाकर लोहे की छड़ के आधार की त्रिज्या की आधी है, आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद के रूप में ढाली गई है। गेंद में ढाली गई है मतलब उसकी आधी है, ठीक है ना। तो x³/8 हो गया, 2 का क्यूब 8, x का 3 क्यूब इंटू n, x³ से x³ कर दिया, x² गुना x³ हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो n बराबर n यहाँ पे इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आएगा। आपको देखा त्रिज्या ऊंचाई बराबर है, मैंने x के मान लिया। दूसरे में क्या बोला था, वो उसको पिघलाकर गेंद बनाएंगे जो जिसकी वो आधार की त्रिज्या की आधी है, मतलब x/2 की आधी है। आयतन का फॉर्मूला लगा के दोनों में वैल्यू पुट कर दी और आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, ठीक है। ए किसी काम को पूरा करने के लिए बी से दुगना या सी से तिगुना अधिक समय लेता है। तीनों को एक साथ काम करते हुए इस काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, सॉल्व करती हूँ फिर मैं इसको। क्या बोल रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। उसने बोला है ए किसी काम को पूरा करने के बी से दुगना या सी से तिगुना अधिक समय लेता है। तीनों एक साथ काम करते हुए 2 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, ठीक है। ए किसी काम को बी से दुगना और सी से तिगुना अधिक है, तो बी कितना है, 3 है, ठीक है, 3 है। तो बी से दुगना कार्य करता है, तो 3 में मैं 2 से गुना कर दूंगी, तो दुगना कितना हो गया, 6 हो गया। इस चीज़ को यहाँ पे समझने की ना कोशिश करना बहुत ज़्यादा फ्रेंड, बहुत ज़रूरी समझना इस चीज़ को। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। जब ए 6 में करता है, बी 3 में करेगा, और क्या है, क्या बोल रहा है, ए किसी काम को पूरा करने के बी से दुगना या सी से तिगुना अधिक काम करता है, तो तीनों का समय एक साथ कितना है। तो यहाँ पे बी कितना लूँगी, सी कितना लूँगी, मैं बताओ आप सी कैसे लूँगी। आपने क्या करना है, जो बी में ए को बी से भाग दे दो और ये सी का हो जाएगा काम। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया, भाषा समझने की कोशिश करना चीज़ को। सी कितना करेगा, भाग दे दूंगी, सी का निकल जाएगा। इनकी ये क्या है, ये इसका टाइम है, तीनों का टाइम है ये, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये इसका तीनों का टाइम है, समय है। तो इनकी दक्षता कितनी होगी, 1/6, 1/3, 1/2 होगी दक्षता इनकी, ठीक है। एलसीएम लोगों तो कितना आएगा, 6 आएगा, 1/2/3 का रेशो बनेगा, 6 रेशो आएगा, ठीक है। तो 6 एकम 6 होगा, 6 से 6 भाग देगा, फिर 2/6 होगा, फिर 2/3/6 होगा, ऐसे ही होगा। इनका एलसीएम लूँगी 12, 6 से एक बार कटेगा, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, यही बनेगा रेशो इसका, ठीक है, यही बनेगा रेशो, ठीक है। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, ठीक है, यही बोला है उसने। और उसने क्या बोला है, तीनों एक साथ मिलके काम 2 दिनों में पूरा करते हैं। तो कुल कार्य कितना है, 6 है। जो इसके मैंने एलसीएम लिया है वही इसकी कार्य दक्षता होगी, टोटल कार्य होगा। तो 6 गुना तीनों कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं। बी अकेला कितने दिन करता है, बी का कार्य कितना है, 2 है, तो 2/2, 2 से 2 कट गया, 6 दिन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आएगा आपको। आज का सेक्शन फ्रेंड मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है फ्रेंड। आज हमने
6 जुलाई 2022 का शिफ्ट सेकंड का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। कल की क्लास में हम कंटिन्यू इसी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, एसएससी एमटीएस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें अब हम पिछले साल के क्वेश्चंस को सोल्व को शुरू करेंगे करना। आज से मैंने उसको स्टार्ट कर दिया है। कल की क्लास में भी किया था मैंने कुछ क्वेश्चंस, लेकिन मैं अब शिफ्ट वाइज शिफ्ट करूँगी, ठीक है। और साथ साथ में फ्रेंड हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ठीक। एक दिन प्रैक्टिस सेट करेंगे, दूसरे दिन मॉक टेस्ट करेंगे, मतलब सेम वही चीज़ होगी, ठीक है। और साथ में मैं अलग से टॉपिक वाइज भी मैं इसको सोल्व करूँगी, जैसे कि मैंने को प्रॉफिट एंड लॉस के बिल्कुल बेसिक चीज़ें से सिखाया है। हाँ, अभी मैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मतलब बेईमान दुकानदार के ऊपर मैं क्लास नहीं कर पाई हूँ। कल मैं नहीं कर पाऊँगी क्लासेस फ्रेंड, मंडे को मैं पक्का उस पर वीडियो बनाऊँगी। फिर उसके बाद एचसीएफ एलसीएम के ऊपर भी कंटिन्यू क्लास रखेंगे। और साथ में फ्रेंड एसएससीजीएल का पेपर भी आ रहा है, तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे फ्रेंड। देखो फ्रेंड, यदि आपको लगता है कि यदि एसएससीजीएल की कोई अलग क्लास होती है, एसएसजीडी अलग क्लास, फ्रेंड हम अलग क्लासेस करते ज़रूर हैं, लेकिन फ्रेंड यदि आप यही क्वेश्चन ध्यान से कर लोगे ना फ्रेंड, तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है, चैप्टर सेम ही है। आपको एक बात बार बार बोलती हूँ फ्रेंड, अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, तो कोई भी ना आपको सिलेक्शन से रोक नहीं पाएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रही हूँ मैं आपको, कोई नहीं रोक पाएगा वो सिलेक्शन से। यदि आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दोगे ना, तो आप कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल दोगे, ये मैं आपको गारंटी दे दूँ फ्रेंड। यदि आपको मेरा सेक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो फ्रेंड। और आपको यदि आपको मेरा सेक्शन अच्छा लगता है फ्रेंड, कमेंट सेक्शन से बता दीजिए कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। यदि फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं भी लग रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बता दीजिए कि या डिसलाइक कीजिए, जिससे मुझे ये पता लग सके कि कितने बच्चे मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। और रीज़न भी बता दीजिए कि रीज़न क्या है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड।